हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 9th के हिंदी के टॉपर्स। बच्चों, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी की पुस्तक है। कक्षा 9 की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक, जिसमें हम लोग पाठ 2 पढ़ रहे हैं, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। पाठ 1 हम लोग दुख का अधिकार पहले पढ़ चुके हैं कंप्लीटली, विद ऑल क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो पार्ट 2 है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसका एक्सप्लेनेशन भाग 1 और भाग 2 हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। उधर जाके आप लोग देख लीजिएगा। लंबा लेसन है, इसलिए इसे हम 3 भागों में पढ़ रहे हैं। जनरली 2 भागों में आपका लेसन हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन इस लेसन को 3 भागों में पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, अगेन वेलकम बच्चों लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। और चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन भाग 3, आगे का जो भी रह गया है। ठीक है, अपनी अपनी किताबें निकाल लेना बच्चों, है ना। ये देखिए, अंग दोरजी, है ना। हम लोग ने इससे पहले कहाँ तक पढ़ा था कि उन्होंने क्या बताया बचेंद्री पाल ने, कि अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी, चाय बनाई, हल्का नाश्ता किया और हम अपने तंबू से लगभग 5:30 बजे सुबह निकल पड़े। अंग दोरजी बाहर खड़ा था। अंग दोरजी और कोई भी नहीं था आसपास। ठीक है, अंग दोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था, अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। ठीक है, वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। क्योंकि आपको बात समझ में आ गई ना कि अंगदोरजी जो था वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला था, तो लेकिन इस कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते। तो अब जो था उसे उसी दिन वापस आना था, इसलिए वो जल्द से जल्द जाना चाहता था, क्योंकि उसी दिन फिर उसे वापस शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था, उसे उसी दिन वापस साउथ पोल पर वापस आना था। तो उसने फिर पूछा बचेंद्री जी से कि क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। तो एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। ठीक है, उन्हें पता था कि ये काम बहुत मुश्किल है, एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और फिर वापस आना, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था। इसके अलावा यदि अंग दोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। अगर बीच में उसके पैर ठंडे हो गए तो आधे रास्ते से लौट आएगा। मुझे फिर भी अंग दोरजी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे लेकिन विश्वास था कि अंग दोरजी हिम्मती हैं और वो बहुत कर्मठ हैं और वो ये काम कर लेंगे, क्योंकि अन्य कोई व्यक्ति उस समय अवेलेबल नहीं था, तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंग दोरजी और मैं साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था, है ना, यानी कि धूप आ गई थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी, है ना। वो जो भी उनका चढ़ने का जो उनका ड्रेस था जिसमें वो पहने हुए थी, उन समय वो कह रही है कि मैं काफ़ी सुरक्षित और गर्म फील कर रही थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंग दोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थीं मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सकें, है ना। तो वो एकदम ढलाऊ चट्टानें और बर्फ की चट्टानें थी, तो बिल्कुल ऐसा लगता था शीशे जैसी चमक रही थी।
तो उन्होंने उसको काटते हुए अपने फावड़े से बड़ी सख्ती से काटते हुए आगे बढ़ना था। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा, क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया, नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे, है ना। देखिए, लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी थी। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। ठीक है ना। तो वो बता रही हैं कि लाटू साथ में था, फिर उसने ध्यान दिया कि वो उनकी जो ऑक्सीजन थी ना, वो जो लेके चल रही थी वो थोड़ा कम लेके चल रही थी, तो उसने उनके रेगुलेटर पर ऑक्सीजन थोड़ी बढ़ा दी, तो वो उन्हें चढ़ने में और आसानी हो गई। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी, है ना। क्योंकि हवा के साथ क्या होता है, बर्फ के भुरभुरे पीसेस तो नहीं कह सकते, एक भुरभुरे से दानेदार सा बर्फ चारों तरफ उड़ रही थी। जैसे पानी की बूंदें उड़ती है ना, वैसे समझ लो कि बर्फ की बूंदें जैसी उड़ रही थी। तो जिससे कि जैसे कोहरा हो जाता है ना अपने आप पानी जमने से, उसी टाइप की दृश्यता शून्य, मतलब कि आपको शून्य दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दृश्यता यानी दिखाई देना शून्य के लगभग हो रहा है। एकदम धुंधलापन छा गया और बहुत ही कम, ना के बराबर दिखाई दे रहा है। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है ना। तो ऐसी मतलब एकदम दिख नहीं रहा है, चलते चलते बिल्कुल, और हम चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते चढ़ते अचानक एक जगह पहुंचे, पता आगे तो चढ़ाई नहीं है, तो बिल्कुल नीचे ढलान शुरू हो गई, एकदम नीचे ढलान। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। ठीक है ना। अब ये देखो, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये अभी वैसे अभी मैं जब क्वेश्चन आंसर्स आपको कराऊंगी ना, तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स बता भी दूंगी, और उन्हें कैसे याद करना है बच्चों, वो ट्रिक भी साथ साथ हम लोग देखेंगे, है ना। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो को ज़रूर देखना। तो अब इन्होंने बताया कि 23 मई 1984 का वो दिन था, दोपहर के 1:07 हुए थे और मैं खड़ी थी एवरेस्ट की चोटी पर। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। उनका रिकॉर्ड बन गया बच्चों। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके, मतलब इतनी भी जगह नहीं थी। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल
बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया, है ना। सागर माथा, है ना, यही तो एवरेस्ट का नाम रखा था नेपालियों ने। तो उन्होंने उसका ताज यानी उसका मस्तक चूमा। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोर्जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। ठीक है ना, पहुंचाया उन्होंने। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टाकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी इस सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस आओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। कैसे भिन्न होगा बच्चों, हैं बताओ। अब इतनी बड़ी जीत हासिल करके, है ना, पहली भारतीय महिला बनकर इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाकर जब वो वापस आएंगी तो उनको कितना मान सम्मान मिलेगा, है ना, एक अलग ही दुनिया होगी ना उनके लिए। इसलिए ठीक है, तो ये बच्चों ये एक्सप्लेनेशन आपके लेसन का खत्म हो गया। बहुत ही प्यारा चैप्टर था ना, मज़ेदार, मज़ा आया। चलिए अब हम लोग अपनी बात को यहीं ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे बैक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, चलो अब बच्चों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिए फटाफट और बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।